गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री पॉइंट पर। तो हमारी जो पीछे की क्लास थी उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। उसमें कुछ 2-3 रिएक्शंस रह गई थी जो उस चार्ट में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि यह जो दोनों अभिक्रियाएं यहाँ पर शेष रही है, यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं शेष रही है रासायनिक गुणधर्मों में। एक तो रही है आपकी जो बोर्ड पर लिखी गई है फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और एक आपके रही है शॉर्ट अभिक्रिया। ठीक है, इन 2 अभिक्रियाओं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ जो पहली अभिक्रिया है वो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया है, इसका आप अध्ययन करेंगे। ये अभिक्रिया न केवल 12th के बच्चों के लिए है बल्कि 11th के बच्चों की क्लास में भी ये आती है। साथ ही नीट, जेई, जेट और आईसीआर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं उनको भी इस क्लास को देखना चाहिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, उसमें है फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले ये फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया जो है इसमें हम बनाएंगे क्या वो उससे ध्यान देंगे, क्योंकि इसके नाम से भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें बनने वाला क्या है। ये केवल एक साइंटिफिक नेम से इक्वेशन है, इसको हमें समझना है कि इसमें हम बनाएंगे क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम बनाएंगे एल्किल बेंजीन। क्या बनाएंगे? एल्किल बेंजीन। यह है इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद। इस अभिक्रिया में क्या होगा, बेंजीन वाले पर कोई एल्किल समूह जुड़ा होगा उसे हम कहते हैं एल्किल बेंजीन। जैसे मान लीजिए यह है बेंजीन और इस बेंजीन पर कोई R समूह जुड़ जाए तो इसे हम कहते हैं एल्किल बेंजीन। तो फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है उसका एल्किल बेंजीन। आइए एल्किल बेंजीन बनाते हैं, तो इसमें कैसे बनाते हैं तो एक थ्योरी ध्यान से सुनिएगा। इसकी थ्योरी है कि एल्किल बेंजीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेंजीन की क्रिया, ये जो बेंजीन होगा इस बेंजीन की क्रिया हम करवाएंगे एल्किल हैलाइड से। यह है आपके एल्किल हैलाइड। यहाँ क्या होगा, एल्किल हैलाइड से जब क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर एक कैटालाइस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक काम में लिया जाता है और वो उत्प्रेरक होता है आपके AlCl3। AlCl3 जो होता है वो निर्जल होता है, जल रहित होता है, इसमें जल की मात्रा नहीं होती है और AlCl3 को कहते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब क्या होगा, बेंजीन की जो फर्स्ट स्थिति है उस पर हाइड्रोजन है, क्योंकि हम जानते हैं बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है जिसको हम इन संरचनाओं में प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं। तो होगा क्या, यहाँ अक्ष पर आएगा आपके माइनस चार्ज आएगा, उतने में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ से मिलकर बन जाएगा आपके HX। यहाँ से क्या निकल गया, आपके HX बाहर निकल गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकला है, जिससे तात्पर्य इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन में शेष रह गए हैं। तो यहाँ इस मेथिल ग्रुप पर प्लस है, ये तुरंत इस बेंजीन पर जुड़ जाएगा जहां से हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजीन। जहां से हाइड्रोजन निकला वहां आपके जुड़ जाएगा CH3 और ये आपका बेंजीन। ठीक है, इसे कहते हैं आपके एल्किल बेंजीन और एल्किल बेंजीन इसका नाम है मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन ये नाम आप ध्यान रखें। और साधारण पद्धति में, व्युत्पन्न पद्धति में अगर बात करें तो व्युत्पन्न पद्धति में इसका नाम होता है टोलुइन। क्या कहते हैं इसको? टोलुइन कहते हैं। जब बेंजीन वाले पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो या मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं टोलुइन या इसको कहते हैं मेथिल बेंजीन। ठीक है, यह हमारी जो अभिक्रिया है इसे हम कहते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। ये तो एक अभिक्रिया है जो आप देख रहे हो, लेकिन इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या होती है वो हमें भी समझनी है। यहाँ एक चीज आप 3 रिएक्शंस में यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो यह है आपके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, या फिर सीधा सा हम कह सकते हैं कि ये मेथिल हैलाइड है जिसको हम 1 डिग्री में ही शामिल कर सकते हैं। यदि इसी के साथ अभिक्रिया हम 2 डिग्री हैलाइड से करवाएंगे, जैसे कि ये बेंजीन है, इसकी हम करवाते हैं CH3 CH3, तो यहाँ से हाइड्रोजन और Cl मिलकर क्या बन जाएगा, आपके HCl निकल जाएगा। HX निकला था उसके रूप में यहाँ से ये Cl और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बन जाएगा, आपके
HCl, और यहाँ पर जो पॉजिटिव आया वो इस पर घनत्व ज्यादा होने के कारण इस पर अटैक करेगा और यहाँ से आपके बन जाएगा इसमें बेंजीन CH3CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आपके द्वितीय प्रोपिल बेंजीन, ये इसका नाम होगा। देख सकते हो आप, इसका नाम होगा द्वितीयक प्रोपिल बेंजीन। क्योंकि इसका नाम द्वितीयक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन देखो 2 डिग्री कार्बन है। कितना कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है, और बेंजीन से 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे द्वितीयक कहते हैं, क्योंकि द्वितीयक को ही 2 डिग्री कहा जाता है। या इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपके आइसोप्रोपिल, क्योंकि इस फॉर्म को आइसोफॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हाइड्रोकार्बन में द्वितीयक कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन यदि किसी अन्य कार्बन या किसी श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम कह सकते हैं द्वितीयक या 2 डिग्री। तो इसको हम आइसोफॉर्म में कहेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो इस प्रकार यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड लिया है वो आपके 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर यही बेंजीन ले लेते हैं और यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 2 डिग्री के स्थान पर यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया जाए क्या होगा? CH3 CCl CH3 CH3। यहाँ पर ध्यान रहे AlCl3 की उपस्थिति रहेगी, वो भी निर्जल, और यहाँ पर भी AlCl3 की उपस्थिति रहेगी, वो भी निर्जल, ठीक है। अब यहाँ से वही यह हाइड्रोजन जो था वो इस Cl के साथ मिलकर यहाँ से बन जाएगा आपके HCl, क्लियर। फिर जो बचा ये कार्बन ये डायरेक्ट इस पर जुड़ जाएगा तो आ जाएगा बेंजीन, और यहाँ CH3 CH3। ये देखिएगा इसका नाम क्या होगा? जिस प्रकार ये द्वितीयक था ये तृतीयक। कैसे? क्योंकि यहाँ पर चारों 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा आपके तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ तृतीयक तो है ही है, वो आप समझ चुके हो क्योंकि यहाँ 3 डिग्री कार्बन है जो इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसको हम तृतीयक कह सकते हैं, यहाँ 3 डिग्री है इसलिए। लेकिन यहाँ पर ब्यूटिल क्यों होगा? क्यों? क्योंकि सामान्य सी बात है, यहाँ पर 4 कार्बन है, देखो 1 2 और 3 का 1 2 3 और 4 का मतलब है ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पर ये एल्किल के रूप में है इसलिए ये ब्यूटिल है, तो नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल और ये बेंजीन है। या फिर जिस प्रकार इसको आइसोप्रोपिल बेंजीन कहा था तो क्या इसे भी कुछ कह सकते हैं? हाँ, इसको भी कह सकते हैं। क्या इस प्रकार की फॉर्म हो जिसमें तृतीयक कार्बन किसी से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि बेंजीन वाले से तृतीयक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें द्वितीयक जुड़ा हुआ था, तो तृतीयक जुड़ा हुआ तो आइसो के रूप में इसे हम कहेंगे नियो फॉर्म। तो इसका नाम यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहते हैं इसको नियो। क्या कहते हैं इसको? नियो ब्यूटिल, वही आपके, और फिर लास्ट में वही आपके बेंजीन। तो या तो आप इसका नाम बोल दो तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, या इस प्रकार की फॉर्म को कहते हैं नियो, तो नाम हो जाएगा नियो ब्यूटिल बेंजीन। तो यहाँ पर मैंने तीनों प्रकार की आपको रिएक्शंस बताई है, जिसमें आपके मेथिल हैलाइड भी है, फिर आपके 2 डिग्री हैलाइड भी है, एल्किल हैलाइड भी है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी है, तो उनसे बनने वाले प्रत्येक उत्पाद भी है। अब हम चलते हैं इसकी क्रियाविधि की ओर। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में तीनों रिएक्शंस उतारेंगे, उतारने के बाद हम किसी एक रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं, उसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं कि वो बनी कैसे है। तो वीडियो पॉज कीजिए और सबसे पहले तीनों रिएक्शंस अपनी कॉपी में उतारिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा इसकी मैकेनिज्म में हम ये कहेंगे कि आमतौर पर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स होते हैं, उनमें यदि हम इन अभिक्रियाओं में फ्यूरिलक्राफ्ट अभिक्रियाओं में यदि AlCl3 की उपस्थिति लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक कार्बोदधाइन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कार्बोदधाइन प्राप्त होगा।
कार्बोधनाइन से मतलब है कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है कार्बोकेटाइन, और कार्बोधनाइन इसका हिंदी वर्ड है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर कार्बोधनाइन प्राप्त होगा, परंतु यहाँ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ थोड़ी सी अलग अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि यदि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है उस समय एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है AlCl3 है वो कार्बोधनाइन नहीं बनाएगा, वो एक फॉर्म बनाएगा जिसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसे कहते हैं एल्यूमिनियम, क्या कहते हैं, क्लोराइड है तो हम इसे कहेंगे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। और यहां पर एक संकुल बन जाएगा, तो मध्यवर्ती क्या बन जाएगा आपके एल्किल हैलाइड एल्यूमिनियम संकुल। इसकी रिएक्शंस हम इस रिएक्शन के पार्ट में ही कुछ आगे पढ़ेंगे, जहां हमारे आगे के जो टॉपिक शुरू होंगे उनमें आ जाएगी। यहां हम मैकेनिज्म में केवल ये 2 प्रकार की पढ़ते हैं। यहां आप कंफ्यूज मत होना कि क्या बता रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर हम तीनों प्रकार के एल्किल हैलाइडों अर्थात 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में एल्यूमिनियम क्लोराइड ही उपयोग में लेते हैं, लेकिन मैकेनिज्म के समय ये हमें बताना जरूरी होता है, हम डीपली जाएं तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड किस प्रकार के एल्किल हैलाइडों के साथ रिएक्शन ज्यादा देता है। तो मैं यहाँ पर यही समझा रहा हूँ कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो उसके साथ तुरंत यह अभिक्रिया करके कार्बोधनाइन बनाएगा जो बेंजीन पर क्रिया करेगा, और यहाँ जो 1 डिग्री है उसमें ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एक मध्यवर्ती बनाता है एल्किल हैलाइड एल्यूमिनियम संकुल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम एक तृतीयक हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शंस देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक रिएक्शन लिख देते हैं, वो रिएक्शन ये है बेंजीन ले लेते हैं, ये बेंजीन, फिर हमने लिखा CH3 Cl CH3 CH3, फिर निर्जल AlCl3 है, यहां से Cl और यहाँ वाला H जो है वो निकल कर बन जाएगा आपके HCl, फिर यहाँ बन जाएगा आपके बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आपके आ जाएगा C, इधर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, और इसका नाम हो जाएगा आपके तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। ओके, ये एक फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया है, इसकी हमें देखनी है क्रिया। तो आइए सबसे पहले इसकी क्रिया विधि कैसे होते हैं वो समझ लीजिएगा। अपन कॉफी में उतारेंगे उसी हिसाब से चलेंगे, जिस प्रकार को कॉफी में उतारना है। क्रिया विधि, सबसे पहले क्रिया विधि में क्या होगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड और AlCl3 के साथ क्रिया होगी। यहाँ इसका जो प्रथम पद है वो इस प्रकार होगा, प्रथम पद, इसमें CH3 की होल ट्राइस CCl, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, इस कार्बन की 3 और मेथिल ग्रुप है इसलिए हम इसको CH3 की ट्राइस कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से आगे जुड़ा हुआ है Cl। फिर यहाँ क्या होगा, ये AlCl3 इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ Cl माइनस के रूप में टूट जाएगा और इसके साथ उपसहज संयोजक बंध बनाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि Cl यहाँ माइनस के रूप में निकलेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्रीय यौगिक है। समझ सकते हो कैसे, आप इस प्रकार समझो कि यहाँ एल्यूमिनियम की बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 क्लोरीन जुड़ गए हैं, तभी ये AlCl3 हुआ, ठीक है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि एल्यूमिनियम के जो इसका अष्टक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कोई भी परमाणु या यौगिक जो स्थायी होता है वो अपनी जो कक्षा है बाह्यतम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन, इसलिए अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये लोन पे जो लोन पे के रूप में क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाएगा, उपसहज संयोजक यौगिक बनाएगा। ये बन जाएगा आपकी इस प्रकार। फिर जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ AlCl3 जो है वो इसके साथ क्रिया करेगा और यहाँ से
ये Cl इसके साथ मिलकर बन जाएगा आपके AlCl4, क्योंकि इस क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की अभी कमी है, हालांकि ये AlCl3 एक स्टेबल कंपाउंड है, फिर भी हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन म्यून कंपाउंड है, इसलिए एक लोन पेयर को अभी भी ग्रहण कर सकता है, एक एलपी को ग्रहण कर सकता है। यहां से ये क्लोरीन वाले एलपी को ग्रहण करेगा, AlCl4 बन जाएगा। लेकिन हमें मालूम है यहाँ एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ग्रहण किए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर चार्ज हमेशा आता है नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। तो इस पूरे कंपाउंड पर एल्यूमिनियम पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि इस एल्यूमिनियम ने एक लोन पेयर Cl से लिया है और AlCl4 माइनस के रूप में एक नया सह उत्पाद बनाया है। अब यहां से Cl माइनस के रूप में लिखा तो इस कार्बन पर क्या आया? प्लस। क्या आया? प्लस। तो इस प्रकार CH3 की होल ट्वाइस C प्लस लिख सकता हूं। और याद कीजिए, मैंने अभी जस्ट पीछे 2 मिनट पहले बताया था कि प्रत्येक कार्बन जो एल्किल हैलाइड है उसके साथ एल्यूमिनियम हैलाइड किया करके कार्बन आयन का निर्माण करते हैं। तो ये है आपके ब्यूटिल कार्बन आयन। क्या है? ब्यूटिल कार्बन आयन। और ब्यूटिल जो है वो भी किस प्रकार का है? तृतीय। तो इसका नाम हम साथ में लिखेंगे, इसको तृतीयक ब्यूटिल कार्बन आयन। तो प्रथम पद में क्या हुआ? एल्किल हैलाइड AlCl3 के साथ क्रिया करके तृतीयक ब्यूटिल कार्बन आयन का निर्माण करता है। अब क्या होगा? ये जो कार्बन आयन है वो अगले पद में क्या होगा? द्वितीय जो इसका पद है उस द्वितीय पद में क्या करेगा? बेंजीन पर आक्रमण करेगा। ये जो बेंजीन है इस पर आक्रमण करेगा। तो ये इसका बेंजीन आ गया। ठीक है, ये बेंजीन है और ये बेंजीन में बंद है, और यहाँ इस पर CH3 की होल ट्वाइस C प्लस जो है वो इस पर आक्रमण करेगा। आक्रमण करेगा तो यहाँ से क्या होगा? ध्यान देना, इस बेंजीन वाले कार्बन पर जब ये जुड़ेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, तभी ये जुड़ पाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब है ये कार्बन इलेक्ट्रॉन से नहीं है। क्या है? इलेक्ट्रॉन श्रेणी समूह है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये वहां आक्रमण करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, यानी जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या हो? ज्यादा हो। और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व इस पर कहां ज्यादा होगा? किसी भी कार्बन पर नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? ये इसके संपर्क में आएगा तो इसमें विस्थापन हो जाएगा। क्या होगा? तो विस्थापन। और यहाँ जो बीच वाला जो पाई बंध है वो विस्थापीकृत होकर इस पर आ जाएगा। इस पर आ जाएगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर आ जाएंगे, तो अवश्य रूप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो ये नाभिक से इलेक्ट्रॉन सभी इस पर आक्रमण कर जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ बेंजीन जो है ये इस प्रकार बेंजीन है। ठीक है, अब देखना, यहाँ वाला पाई बॉन्ड यहाँ चला गया तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए हैं तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये नीचे वाला बॉन्ड इसमें बड़ा है, ये भी बड़ा है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो है ही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो माइनस के रूप में था, क्योंकि इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहां गया, इस पर क्या आया? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पर आ गया। लेकिन यहाँ पर प्लस है, वो डायरेक्ट इस माइनस वाले पर अटैक करेगा, और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं और डायरेक्ट इस C को हम CH3 की ट्वाइस के रूप में इसको जोड़ देते हैं। यानी ये जो तृतीयक कार्बन आयन था वो इस कार्बन पर अटैक कर चुका है। अब यहाँ क्या है? स्थायी है, ये स्थायी नहीं है। इसे कहते हैं एरिनियम आयन। क्या कहते हैं? एरिनियम आयन। ये आप ध्यान रखें, इसे कहते हैं एरिनियम आयन। ठीक है, अब ये स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है तो क्या करेगा? इसका स्थायित्व होगा, ये स्थायीपन करेगा या फिर स्थायित्व में आएगा। तो स्थायी कैसे होता है वो आप 11th में अच्छी तरह से जानते हो कि बेंजीन जो होती है वो अनुनाद द्वारा स्थायी होती है, क्योंकि बेंजीन में अनुनाद रेजोनेंस इफेक्ट पाया जाता है। तो यहाँ एरिनियम आयन जो है वो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाएगा। ठीक है, स्थायी कैसे होगा? उसकी स्थायीकरण की यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताता हूँ कैसा होगा। तो यहाँ इसका अनुनाद द्वारा स्थायीकरण होगा। तो क्या होगा? यहाँ अनुनाद में बेंजीन में जो बंध होते हैं उनका विस्थानीकरण होता है और आगे से आगे वो स्थायी होते जाते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की पूर्ति के लिए यहाँ वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आगे खिसक जाएंगे। तो क्या होगा? आप कंफ्यूज मत होना, 11th में अच्छी तरह पढ़ाया है आपको
और नहीं भी बढ़ा है तो यहाँ पर अच्छी तरह आप देख सकते हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इसको पूरा करने के लिए पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन आगे खिसक जाएंगे, आगे खिसकेंगे तो यहाँ पर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ बॉन्ड बन चुका है। यहाँ वाले चले गए तो यहाँ पर नहीं बचा, इसलिए यहाँ पर अब की बार क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जिस प्रकार यहाँ वाले यहाँ गए थे तब यहाँ पॉजिटिव आया था, देखिए यहाँ पर रहा, अब की बार यहाँ वाले इधर आ गए तो इसको पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड यहाँ पर पड़ा है और आगे हम इसको है जैसे कि इसे H और C और CH3 की वोल्टाइज के रूप में इसको हम लिखते हैं। अगले पद में फिर इसका स्थायीकरण होगा, स्थायीकरण होगा तो जिस प्रकार ये यहाँ पर गया इसी प्रकार ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बस इतना सा करना। ये प्लस तो पूरा हो जाएगा लेकिन यहाँ वाला जो बॉन्ड आ गया तो प्लस किस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, तो यहाँ ये संरचना रहेगी। ये बॉन्ड तो है लेकिन ये बॉन्ड नीचे आ गया यहाँ वाले इस जगह पर, तो यहाँ बॉन्ड बन चुका है, ये लीजिए बॉन्ड, ये प्लस तो खत्म हो गया लेकिन अब की बार प्लस आ किस पर गया, इस पर आ गया और यहाँ वही पोजीशन H C CH3 की वोल्टाइज। ओके, अब हम इसको एक साथ में बोल सकते हैं एरेनियम आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण। इस पॉइंट को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, एरेनियम आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एरेनियम आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण, अनुनाद द्वारा स्थायीकरण। ओके, अब यहां अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो चुका है एरेनियम आयन का। अभी भी ये रिएक्शंस पूरी नहीं हुई है लेकिन इसका एक पद अभी बाकी है। तो यहाँ एक पद हम बोर्ड में जगह हमारे पास कम है तो एक बार जगह हम देखते हैं किस प्रकार है। तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसकी जगह हम ऊपर देख लेते हैं। यहाँ इसका जो अगला पार्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो गया। अब अनुनाद द्वारा स्थायीकरण जो हुआ है इसका जो अंतिम रूप बचा है ये है, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। इस रूप को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये रूप है इसका तत्वीय पद, तत्वीय पद। इस तत्वीय पद में क्या होगा वो उठा लेते हैं। जैसे बेंजीन, इस पर प्लस, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ आपके यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ C और CH3 की वोल्टाइज है, ठीक है। ये है आपकी क्लास में। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, इसका अनुनाद और स्थायीकरण जैसे ही हुआ, ये अगले क्षण इसका जो स्थायीकरण होगा अगले क्षण जो पूर्व पद तो है, जो प्रथम पद, इस प्रथम पद में जो AlCl4 बना हुआ है उसके संपर्क में आ जाएगा। ये जो है वो फिर इसके संपर्क में आएगा AlCl4 के। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं AlCl4 माइनस। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन जो है वो H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। मैं सीधा सा आपको सिंपल तरीके में बता रहा हूँ कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे तो इस प्लस की भी पूर्ति हो जाएगी। जैसे ही पूर्ति होगी तो क्या होगा, देखना बेंजीन वाले तो है, ये रही बेंजीन वाले, ये बॉन्ड था, ये रहा, फिर ये बॉन्ड नीचे वाला भी था और यहाँ पर जो प्लस था ये प्लस पूरा हो जाता है ऊपर वाले बॉन्ड से, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो थे हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे विस्थानीकृत हो जाते हैं, बेंजीन वाले में विस्थानीकृत हो जाते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ बन चुका है और हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकल चुका है और यहाँ केवल आपके बच गया CH3, ठीक है। ये बन गया। अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH3 और CH3, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यानी ध्यान रहे, अगर बोर्ड में इसमें आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको मैं बोल रहा हूँ कैसे समझिएगा। बेंजीन पर आपके कार्बोकेटाइन के रूप में जो बना था तत्व एक ब्यूटिल वो समूह पूरा का पूरा जुड़ चुका है। या आप यहाँ समझ लीजिए जो अभिक्रिया हमने ऊपर लिखी थी पहले, वो उस अभिक्रिया का जो उत्पाद था वो यहाँ बन चुका है। क्लियर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन H प्लस के रूप में जो बाहर निकला था उसका क्या होगा, उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये H प्लस के रूप में जो निकला था वो H प्लस यहाँ, और यहाँ AlCl3 की जो संपर्क में आया था AlCl4 माइनस,
ये जो सॉरी मैंने अभी HCl3 बोल दिया था, ये है AlCl4। यहां से Cl जो इसको लोन पेयर देखो जुड़ा था, याद रहे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यून वाला है इसलिए इसने क्लोरीन को लोन पेयर, क्लोरीन ने इसको लोन पेयर दिया था, इसलिए ये AlCl4 माइनस के रूप में बन गया था। लेकिन वही Cl फिर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा और इस H प्लस के संपर्क में आएगा Cl माइनस और H प्लस मिलकर क्या बना लीजिए HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और यहां फिर से बच जाएगा आपके AlCl3। ये आपके समापन पद की ओर होगा। कौन सा पद है ये, समापन पद। ये फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया का अंतिम समापन पद है जिसको आप समझ सकते हो। तो देखिएगा यहां अंतिम रूप में आपको वापस क्या प्राप्त हो गया है, AlCl3। और यहां पर AlCl3 हमने लिया था तो उत्प्रेरक के रूप में लिया था। और आप जानते हो उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होती है, उत्प्रेरक वह होता है जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, यानी उस अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा सकता है या उसकी वेग को घटा सकता है, परंतु स्वयं के भौतिक रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करता हो। ऐसे पदार्थ हमेशा उत्प्रेरक कहलाते हैं। और वास्तव में क्या हुआ है, यहाँ AlCl3 काम आया है, हर पद में काम आता गया है, जैसे कि यहाँ काम आया, फिर यहाँ काम आया, लेकिन अंतिम समापन पद में फिर से क्या बन चुका है, AlCl3। क्या AlCl3 अभिक्रिया में कहीं रूप से मिश्रित हुआ है, नहीं हुआ है, केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में प्रयुक्त हुआ है और ये फिर से बन चुका है। तो इसीलिए उत्प्रेरक को कहते हैं कि अपने रासायनिक और भौतिक संगठन में परिवर्तन नहीं करते, केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। और अभिक्रिया समापन जब होती है या समाप्त होती है तो उसके अंतिम पद में फिर से वो बन जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने AlCl3 फिर से बना है। तो बच्चों आज की क्लास में जो फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया थी उसकी जो पहली अभिक्रिया और उस पहले अभिक्रिया के बाद उसकी जो मैकेनिज्म क्रियाविधि थी वो मैंने आपको बोर्ड पर बताई है। यहाँ पर जो चल रहा है उसके रूप में देखो, ये प्रथम पद रहा, ये इसका द्वितीय पद रहा, ये इसका तृतीय पद रहा, ये इसका समापन पद रहा और ये आपकी मेन अभिक्रिया रही जिसकी ये मैकेनिज्म चल रही है। ओके, तो इस प्रकार फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया को 12th के बच्चे, 11th के बच्चे और नीट, जेई, जेट वाले बच्चे भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और मुख्य रूप से यदि 12th वाले बच्चों की बात करें तो ये मैकेनिज्म अवश्य रूप से ध्यान दें, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसकी मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि अवश्य पूछी जाती है कि फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, आपको इन्हीं पद्धति में उसको समझाना होता है। और थ्योरी के रूप में आपको यह ध्यान रखना है कि एरेनियम आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण होता है और यहाँ अनुनाद का स्थायीकरण कैसे हुआ ये आप अवश्य रूप से थोड़ा सा वापस ध्यान दें, जो मैंने पढ़ाया था उसको रिपीट करके आप पढ़ते जाएं कि मैंने किस प्रकार इसका अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हुआ है। बाकी जो अनुनाद इफेक्ट जिसे हम रिजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, वो रिजोनेंस इफेक्ट हम एक जो क्लास लेंगे एक अलग से, उस क्लास में हम रिजोनेंस इफेक्ट को पढ़ देंगे। मैं आपको एक अलग से क्लास लेकर बता दूंगा कि रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पुट ऑफ करें, उसका आंसर आपको मिलेगा। धन्यवाद।